नमस्कार, आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम बात करेंगे परिवारवाद की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी किया। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वैदिक काल में भारत लोकतांत्रिक पद्धति वाला देश था? क्या गुलामी काल में विशुद्ध निरंकुश राजशाही व्यवस्था कायम हुई? आजादी के बाद शक्तिशाली परिवारों ने सत्ता पर क्या अपनी निजी पकड़ बनाई? क्या परिवारवाद देश के लिए एक बड़ी चुनौती है? परिवारवाद देश में भ्रष्टाचार के लिए दोषी है क्या? परिवारवाद को समाप्त किए बिना विकसित राष्ट्र बनना मुश्किल है। क्या परिवारवाद को समाप्त भी किया जा सकता है? जी हां, पूरे विषय को जानने समझने के लिए बात करेंगे दो विशेषज्ञ मेहमानों से। प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह हैं, जो कि प्रोफेसर हैं राजनीतिक विज्ञान के डीयू में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में अक्कू श्रीवास्तव भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अक्कू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है मेरे साथ मौजूद जनता जनार्दन का। एक राजनीतिक विश्लेषक को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के लोकतंत्र की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति व्यवस्था है, उसके लिए वहाँ का लोकतंत्र जाना जाएगा। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, उसके लिए वहाँ का लोकतंत्र जाना जाएगा। और भारत का लोकतंत्र यहाँ के वंशवाद के लिए जाना जाएगा। क्या आप उस विश्लेषक की बात से सहमत हैं श्री प्रकाश जी? नहीं, पहली बात तो वो विश्लेषक जो हैं उनकी जानकारी अधूरी है। रूजवेल्ट परिवार से ही बाप बेटे राष्ट्रपति बने, बुश के परिवार से ही बाप बेटे राष्ट्रपति बने, क्लिंटन परिवार से हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति बनते बनते रह गई। तो ये जो परिवारवाद की वेल है, ये पूरी दुनिया में है। फिलीपींस में देखें, कोराजान एक्विनो का पूरा परिवार राजनीति में है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, पूरा परिवार, श्रीमती माओ भंडार नायके का परिवार, विक्रम सिंघे का परिवार, पूरा का पूरा परिवार राजनीति में है। पाकिस्तान चले जाएं तो वहाँ परिवारवाद की बेल दिखती है। तो जो भी विश्लेषक महोदय थे, उनका मुझे लगता है अध्ययन अधूरा था। अमेरिका में भी खूब है, हमारे पड़ोसी राज्यों में भी खूब है, और हम उस बुराई से अछूते नहीं हैं। अक्कू जी, ये तो बात शुरू होने से पहले खत्म हो गई एक तरीके से कि भाई ये बीमारी भारत की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ये तो विश्वव्यापी है। डायबिटिक जो है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि भारत में ही है। आप डायबिटिक हैं तो वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप परिवार में अकेले या पूरे समाज में अकेले हो या आप अपने मोहल्ले में अकेले होगे। तो वो तो पूरी दुनिया में है, वो आपके शैली है। तो अब वो शैली के चक्कर में क्या हुआ, जो सुविधाजनक चीज़ लगी उस हिसाब से लोगों ने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। तो परिवारवाद आप पुराने ज़माने में, अरे हमारे पुरखों का और हमारे जो जितने भी ग्रंथ हैं उसमें भी देखिएगा तो वो राजा का बेटा ही राजा होता था। ऐसा तो होना नहीं होता था कि कोई गरीब आदमी सुदामा को उठा करके कृष्ण भगवान ले आए थे तो सुदामा को लाए उतना ही थे जितनी दोस्ती में थी। जी, मैं मतलब बहुत, लेकिन हमें तो बार बार उदाहरण दिया जाता है कि वैदिक काल में देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था आज दुनिया अपना रही है, वो बरसों बरस पहले हम उसको भोग चुके हैं, या फिर हम उस व्यवस्था के, उस परंपरा के अंग हैं। ये बिल्कुल सही है जी, इसमें कहीं दो वैदिक काल में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी थी जो लोकतंत्र से सीधे जुड़ती थी, पब्लिक से सीधे जुड़ती थी। आज जहां अपना मतलब होता है वहां तक तो ठीक है। सुदामा को खींचने का काम उस समय कृष्ण ने किया था ना, उनको बताया था, एक सुदामा की एक जगह दी थी उन्होंने। आज सुदामा की जगह नहीं मिलती है भाई, सुदामा कहलाना भी पाप हो जाता है। तो ये स्थिति इसलिए है, और ऐसा भी नहीं कि पूरे देश में सब कुछ चाहिए, सब कुछ खराब नहीं है, इसे भूल जाना चाहिए। मैं हर बार कहता हूँ और हर बार मेरा मानना रहा है कि ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार देश में सिर्फ भ्रष्टाचार ही है, सिर्फ परिवारवाद ही है। लेकिन
ये बात सही है कि परिवारवाद जो है हमको किस तरीके से डसता चला जा रहा है। आज ये बात 90% सही है कि जो भी परिवार भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, वो परिवारवाद से ज़्यादा उसका जुड़ाव होता है। चलिए, यहाँ पर जनता जनार्दन भी है, जाने की कोशिश करते हैं कि दो विशेषज्ञों ने अपनी पहली टिप्पणी दे दी है इस पूरे विषय को लेकर, उनका क्या मानना है। जैसा कि ये बार बार कहा जाता है कि अगर कोई एक व्यक्ति है उसके परिवार वाले राजनीति में है तो वो आए तो उसको बुरा माना जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो उठता है कि यदि कोई एक डॉक्टर होता है, कोई एक जज होता है, उसका बेटा बने तो उसको परिवारवाद की श्रेणी में नहीं डाला जाता है, परंतु यहाँ पर आते ही लोग उसको बुरा भला बोलने लगते हैं, वो लोगों के लिए बुरा बन जाता है। तो इस पर आपका क्या मानना है सर? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ये नेता अपने आप ये जो आप सवाल कर रहे हैं, नेता करते रहते हैं और कहते हैं साहब नहीं, हम नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमारे पास जगह क्या होगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता। परिवारवाद हो, अपनी प्रतिभा पे हो, अपने अकल पर हो तो ठीक है, एक हद तक उसको लॉन्चिंग पैड जरूर मिल जाता है परिवार की वजह से, लेकिन आगे तो वो तभी बढ़ता है। जो रीजनल पार्टीज हैं वो जितनी ज़्यादातर उसमें है, मतलब अगर आप एक आध को छोड़ दें, जेडीयू को छोड़ दें, नवीन पटनायक की पार्टी को छोड़ दें, तो जितनी वो सब परिवारवाद की अमरबेल थे बिल्कुल फल फूल रही है। राइट फ्रॉम ममता बनर्जी की पार्टी से लेकर के, मुलायम सिंह यादव की पार्टी से लेकर के, अकाली दल से लेकर के, सब पूरी उसी तरह। तो और इन्हीं जगहों पर, ज़्यादातर जगह पर, इसमें भी 100% नहीं कहा जा सकता, काफ़ी कुछ जगहों पर ये होता है जब भ्रष्टाचार की चीज़ें बढ़ती हैं तो इन्हीं परिवारों के बीच में, इन्हीं नेताओं के बीच में, इन्हीं पार्टियों के बीच में, और तो और कई पार्टियां इसीलिए बनी है परिवारवाद के कारण, वो चल भी उसी तरीके से रही हैं, कई स्टेट इसी तरीके से बनी है। तो परिवारवाद का बहुत बुरा हाल है, वो उसका भ्रष्टाचार की एक जननी है, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा। जी, श्री प्रकाश जी से भी कोई सवाल? जब हम एक लोकतंत्र की बात करते हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक लोकतांत्रिक देश में परिवारवाद का होना लोकतंत्र के जो मूल्य है, नैतिक मूल्य, उसी के अगेंस्ट जाता है? जब मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा तो वो सिर्फ राजनीति पर ही अटैक नहीं कर रहे थे, पूरी समाज व्यवस्था में ये रोग लगा हुआ, उस रोग को वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। राजनीति में चेहरे प्रमुख हो जाते हैं तो इस नाते वो दिखते हैं, और परिवार के लोगों का राजनीति में आना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो संघर्ष करके आए, वो उस लायक बने तो वो जायज है। लेकिन अगर आप किसी परिवार में पैदा हुए, पैदा होते ही पार्टी के अध्यक्ष या मुख्यमंत्री के दावेदार या प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाएं, यानी एक कार्यकर्ता है वो पूरा जीवन लगा देता, उसको टिकट नहीं मिलती, आपके पास अनुभव नहीं है, एकाएक आप आए क्योंकि आप किसी मुख्यमंत्री के बेटे हैं, किसी प्रधानमंत्री के बेटे हैं, तो आपकी दावेदारी बढ़ गई। मैं कई बार पूछता हूं कि जो तमाम चेहरे राजनीति में दिख रहे हैं उनसे ये हमारा युवा अलग कैसे है? मुझे तो कई बार ये हुआ ज़्यादा समझदार नज़र आता है, ज़्यादा उपयोगी नज़र आता है, फिर भी उनको अवसर क्यों मिलता है? एक प्रतिबिंब जी मैं साझा करूं, शांति पर्व में भीष्म 37 लोगों का मंत्रिमंडल बताते हैं, पुरोहित परिषद उसको बोलते हैं, और उसमें 5 वर्णों का जिक्र करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सूत, और 4 ब्राह्मण की संख्या होगी, 8 क्षत्रिय की संख्या होगी, 21 वैश्य की संख्या होगी, 3 शूद्र की संख्या होगी, 1 सूत की संख्या होगी। इस वर्गीकरण के अलावा हर एक की क्वालिफिकेशन बताते हैं, और कॉमन क्या है, सभी शस्त्र और शास्त्र में निपुण होंगे, सिर्फ प्रवृत्तियों का अंतर होगा। एवरेज उम्र जो युधिष्ठिर को भीष्म बताते हैं वो 50 वर्ष की है। यानी जो शासन सत्ता चलाने वाले लोग हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, और जब ये उम्र मैं 50 वर्ष बता रहा हूँ, ये वानप्रस्थ की शुरुआत की उम्र है। तो हमने अपने सामाजिक मूल्यों को, अपनी विरासत को जानने की भी कोशिश नहीं की, और ये मान लिया कि ये जो सभ्यता, ये जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो बाहर से आए हैं, पाश्चात्य से मिले हैं। हाँ, तो ये सारे के सारे मूल्य इसी धरती के द्वारा जनित हैं। लेकिन मूल प्रश्न तो यहाँ भी रह जाता है ना कि आपने एक सभा बना ली जिसमें आपने संख्या तय कर दी ब्राह्मणों की, वैश्यों की,
और उनका कार्यकाल भी तय कर दिया, लेकिन राजा तो राजा का बेटा ही नहीं, देखिए बन महाभारत का ही मैं जिक्र कर रहा था। आदि पर्व के शुरुआत में ही भीष्म कहते हैं कि अगर उपयोगी नेतृत्व नहीं मिलता तो उसका चुनाव भी किया जा सकता है। इसी नाते आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र को सत्ता नहीं मिलती है, अंततः बहुत देर से मिलती है, और वो मलाल धृतराष्ट्र को हमेशा रहता है। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में 7-7 हजार लोगों के समूह, समितियों, सभाओं का उल्लेख मिलता है, गणों का उल्लेख मिलता है। उन सब व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो स्वरूप था वो बिल्कुल अलग था। वर्तमान समय का जो स्वरूप है वो अलग हो गया। उसमें जब परिवार केंद्र में आता है तो जैसे आपने कहा कि करप्शन की शुरुआत हो जाती है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और हमारे वैदिक काल की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जिसके पास अधिकार होते थे वो राज नहीं करता था, जो राज करता था उसके पास उस तरीके के अधिकार नहीं होते थे। जो कंदराओं में, जो कि वन में निवास करते थे संत मुनि, उनके पास अधिकार ज्यादा होते थे। और राजा जब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटता था, डिरेल होता था कहीं ना कहीं, तो उसे अपदस्थ भी कर दिया जाता था। सवाल मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पर यंगस्टर्स हैं, कि क्या जब वंशवाद सामने आता है राजनीति में तो यंगस्टर्स के बीच में, युवाओं के मध्य रुचि जो है वो कम हो जाती है पॉलिटिक्स को लेकर, या फिर सत्ता को लेकर, या राज को लेकर, जो एक व्यवस्था हम लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई है उसको लेकर? इतना मैंने अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखा है कि जब भी हमको पता चलता है ना कि अगर कोई भी बच्चा जाना चाहता है एक्टिव पॉलिटिक्स में, वो यही देखता है कि देखिए हर पार्टी में जो ऊपर से चाह रहे हैं, जो परिवार चाह रहे हैं, वही हो रहा है, हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। तो जब हम कुछ एक्चुअली कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएंगे ना, तो हम जैसा यूथ कोई जाना ही नहीं चाहता है पॉलिटिक्स में। हम लोग देख सकते हैं कि ना सिर्फ इससे युवा जो है, जैसे कि अगर मैं हूँ, मैं वकालत की पढ़ाई करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आगे चल के जुडिशरी में जाऊँ और मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाऊँ, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कभी कभी कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो मेरी अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिलनी चाहिए वो मुझे अपॉर्चुनिटी शायद नहीं पहुँच पाएगी, जिससे मेरे जैसे जो युवा हैं वो हताश होंगे। और निश्चित रूप से अगर वो शायद हाई कोर्ट तक ही रुक जाए या फिर डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट तक ही रुक जाए, ऐसा हो सकता है। इसको आप इस नज़रिए से मत देखिए, ये सिर्फ राजनीति में नहीं होता है। फिल्मों को लेकर के हम लोग बहुत सारे सवाल ऐसे ही उठाया करते हैं, तो कि फिल्म वाले भी कहते हैं साहब फिल्म वाले महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट है तो वही जाएगी। यहाँ हो सकता है कई आलिया भट्ट हों, कई रणवीर कपूर हों, रणवीर सिंह हों, लेकिन वो एकदम से उनको जगह नहीं मिलती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब रास्ते बंद है, दुनिया का कोई भी रास्ता बंद नहीं होगा। रास्ता अगर बंद होते तो फिर इन्फोसिस के नारायण मूर्ति कैसे इतना बड़ा साम्राज्य बनाते? पहली पीढ़ी उन्होंने शुरू काम किया ना, बाद में तो अब उनके बच्चे या बेटी या और लोग आएंगे या करेंगे, वो उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हर फील्ड में, स्पोर्ट्स में भी आपको लगता है छोड़ा, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग असम से, नॉर्थ ईस्ट से, हरियाणा से, जिनका परिवार में कोई नहीं, वो भी करके जाते हैं। लेकिन उनके यहाँ थोड़ा एक रास्ता, सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को नहीं बना पाए। यही मैं कहना चाह रहा था, मेरे ज़हन में जो सवाल है, ऐसा नहीं है कि हर फील्ड में जगह नहीं बनती है। आज आप तेजस्वी सूर्या, भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, कैसे वो सामने आ गए, 27 साल 28 साल की उम्र है, सांसद बन गए। वो कई मौके लोग दुनिया देती है, समाज देता है। जब आप अपने आप को प्रूव कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आप अपना भाषण प्रतियोगिताओं में रहते हैं, आपके बोलने की क्षमता, आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता। कन्हैया कुमार हैं, गांव से आए, देहात से आए, जीते नहीं या जीते, चर्चा में तो रहे किसी ना किसी कारण से, वो अच्छी बुरी जो भी हो सकती है, लेकिन अपनी जगह बनाई उन्होंने। हर आदमी कर सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। ये बात दूसरी है कि परिवारवाद नहीं हो तो ये होगा नहीं, बात की बात है, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि जहाँ मौका जिसको लगता है परिवारवाद का वो होगा, फलेगा, फूलेगा, लेकिन उसकी काट यही समाज करेगा। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से मतलब उसको स्वीकार कर ले। यही समाज, भ्रष्टाचार, अगर ऐसा नहीं कि पूरा देश भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त है, अगर हम जिंदा हैं, हमारी ईमानदारी पे, देश पे सब चीज़ें चल रही हैं, तो वो उन ईमानदार लोगों की बदौलत चल रही हैं जो परसेंटेज में कितने भी हों, लेकिन वो अपना काम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। आज खेल में, बाकी और जगह पर हम अगर एक्सेल कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारी क्षमता है।
सिर्फ वो नहीं है परिवार, हाँ राजनीति क्योंकि चलती उसी तरीके से है, भ्रष्टाचार का एक तंत्र उसी के साथ साथ हो जाता है, लोग हो जाते हैं। और सबसे बड़ी दुविधा क्या होती है, वो पनपना जो है ना भ्रष्टाचार का, वो देश की जड़ों को खोखला करता है। जी हाँ, असली देश चीज की जो जड़ों है को वो जी ये है। खोखला करता है। और मेरे जहन में भी बहुत सारे सवाल कौंध रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यंगस्टर्स के जी जी सर, मेरा एक सवाल था कि जैसे पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए हमारे देश में आरक्षण लाया गया, रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया, लेकिन वो पहले नियुक्तियों तक सीमित था कि जो नियुक्ति होगी उसमें रिजर्वेशन होगा। फिर इंदिरा सोहनी का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आता है और उसके बाद बोला जाता है कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होंगे। उसी प्रकार हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज मेंबरशिप ड्राइव चलाकर लोगों को ले तो आती है अपने पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, लेकिन क्या वो आला कमान तक पहुँच पा रहे हैं? तो बस मैं ये पॉसिबिलिटी जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल रिजर्वेशन के किस्म का या कुछ भी, क्या ये मुमकिन है? देखो, पावर का ना एक नियम होता है, सत्ता का एक नियम होता है कि अगर आप अपनी ताकत को बचाए रखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल करिए। तो जो लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे होते हैं वो अपनी ताकत को बचाए रखने के लिए भी दलीय व्यवस्था में भी या शासन की व्यवस्था में भी ज़्यादा ताकत हासिल करने की कोशिश करते हैं। जो सर से सवाल हुआ था उसी पर मैं आता हूँ। देखिए, युवा वर्ग बिल्कुल हताश ना हो, क्योंकि ये राजनीति कोई सामान्य कार्य नहीं है। राजनीति में रहने वाला व्यक्ति, शासन चलाने वाला व्यक्ति यदि योग्य है तभी लंबे समय तक टिक पाता है, और वो सामान्य जन की तुलना में बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है। चाहे आप मोदी जी को उठा लें, चाहे उससे पहले नेहरू जी को उठा लें, सबके संस्मरणों में मिलता है कि 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करते हैं। तत्कालीन परिस्थितियों में जो सर्वाधिक योग्य व्यक्ति उस राजनीतिक दल में है उसको अगर अवसर मिलता तो शायद देश का ज्यादा भला होता। तो एक अवसर तो दिया गया था। हाँ। कांग्रेस के तमाम प्रतिनिधियों ने वोट डालकर सरदार पटेल को भारत का पहला प्रधानमंत्री चुन भी लिया था, लेकिन वो बने तो नहीं। नहीं, सरदार पटेल नहीं बने, उसके पीछे एक अलग कहानी है, एक अलग। गांधी जी ने सरदार पटेल को परसुएट किया। सवाल यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, जो जानने की कोशिश हम सब कर रहे हैं, वो यही है कि क्या राजा का बेटा ही राजा बनता रहेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जब भाई एक रेस होती है 100/4 की, तो बैटन देना होता है। मैं दौड़ रहा हूँ और आखिरी वक्त पे गया, फिर दौड़ गया। खतरनाक ये है पॉलिटिकल सिस्टम में, खतरनाक है कि लालू यादव बन गए, किस वजह से बने? मंडल में आए, मंडल की राजनीति की, उसके पहले संघर्ष किया था इमरजेंसी के दौरान, उनका कोई पिता माँ बाप कोई राजनीति में नहीं था। लेकिन बाद में जब बैटन हुआ ना, तो बैटन कहाँ तक गया? बेटे पे गया, बेटे पे गया, बहन पे गया, बहन पे गया, बहनोई अब आने लगे अपनी उनकी सभाओं में, राजनीति की सभाओं में, और कैबिनेट की मीटिंग में भी। अभी तो कैबिनेट की मीटिंग में भी होने लगा कि जो आदमी उपयुक्त नहीं है वो भी उसमें पहुंच जाने लगा। जब आप बैटन पॉलिटिकल पार्टीज में करने लगेंगे, अब अगर अटल बिहारी वाजपेयी की तो कोई संतान नहीं थी, चलो ठीक है, लेकिन मोदी जी की भी नहीं है, ये भी ठीक है, चलिए। लेकिन अगर हर राजनेता बीजेपी में हो या कांग्रेस का, हम सब लोग जानते हैं, और अगल बगल की पार्टी का हम लोग सब जानते हैं, तो वो लोग जो बैटन देने की परंपरा है ना, ये बड़ी खतरनाक है। और असली भ्रष्टाचार, असली बर्बादी, असली नुकसान वहीं से होता है। कुछ और सवाल? मेरे सवाल ये है कि हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और जैसे आपने बताया था कि जिसके अंदर प्रतिभा होगी वो राजनीति में आकर के जनसेवा करेगा। लोकतंत्र में एक शासक वर्ग होता है। जब परिवारवाद के द्वारा एक ऐसे लोग राजनीति में एक ऊंचे पदों पर चले जाते हैं जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, जिन्हें सोशल सर्विस करना नहीं आता, जनसेवा करना नहीं आता, लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, जब वो उस पद पर जाकर के जनसेवा की बात करते हैं तो वो तो सामर्थ्य ही नहीं है, उनमें प्रतिभा ही नहीं है जनसेवा की। तो यहाँ से आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार का जन्म होता है? और ऐसा देखो, एक सवाल और ले लेते हैं। एक जी सर, मेरा सवाल है, जैसे कि आपने सर पहले ये कहा कि जो योग्य व्यक्ति हैं उन्हें भी जाने का अवसर मिलता है एक पार्टी के अंदर जो ऊपर के पद होते हैं, परंतु सर जैसे कि अभी पिछले ही साल एक उदाहरण देखा गया था कि सचिन पायलट जी भी कांग्रेस के अंदर उतने ही योग्य थे जितने कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा जी थी महासचिव पद के लिए जितना योग्य थी, जबकि उनको उत्तर प्रदेश का महासचिव का पद दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक परिवारवाद से थी, क्योंकि वो जो नेहरू वो गांधी परिवार था उनसे रिलेटेड थी। ये आपने जो दोनों नाम लिए ना, दोनों ही पारिवारिक विरासत के हैं।
चाहे प्रियंका जी हों, चाहे सचिन पायलट जी हों। लेकिन सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट जी ने अपनी ज़मीन खुद तैयार की थी, वो अपनी ज़मीन तैयार करके बड़े कद तक पहुँचे थे। लेकिन जैसे आपने कहा बैटन किसको दे दी, तो उस वक्त ये पार्टी को निर्णय करना था कि बैटन किसके हाथ में जाएगी। लेकिन विनेबिलिटी के नाम पर, एक्सेप्टेबिलिटी के नाम पर ये निर्णय पार्टीज़ के द्वारा लिए जाते हैं। और जब ये निर्णय लिए जाते हैं तो तमाम कार्यकर्ता जो बहुत ईमानदारी से अपना खून पसीना किसी भी राजनीतिक दल के लिए लगा रहे होते हैं, तो उनके साथ एक तरह से वो विश्वासघात हो रहा होता है। एक तरह से लोकतंत्र का जो प्रवाह है उसको रोका जा रहा होता है। लालू जी बहुत बड़े नेता बन के उभरे, वहाँ तक कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी बैटन राबड़ी जी भी को थमा दी, वहाँ से बुराई पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो राजनीति में आने में बुराई नहीं है, आप संघर्ष करके, सीख करके, उस पद के योग्य बन करके अगर पहुँचते हैं, कोई शिकायत नहीं होगी। अरस्तु कहता है कि लोकतंत्र सबसे खराब शासन व्यवस्था है तब तक जब तक उसमें कुलीनता के तत्व शामिल नहीं हो जाते। क्या बात। लेकिन ये कुलीनता आ कहाँ से रही है? सीख करके आ रही है, संघर्ष करके आ रही है, उसमें से तप करके निकल रही है। जब तक वह स्थिति नहीं पैदा होती, किसी भी व्यक्ति को आप अध्यक्ष बना दें, किसी भी व्यक्ति को सीएम डिप्टी सीएम बना दें, तो दिखता है कि परिवार जो है प्रमुखता से चल रहा है। जी, और दो नाम हुए हैं अभी। एक नाम आया राजेश पायलट का, सचिन पायलट का। राजेश पायलट खुद बने, हम सब जानते हैं, गाजियाबाद के एक समुदाय से निकल करके आगे तक वहाँ गए। सचिन पायलट उनके बेटे हैं, लेकिन संघर्ष का मादा, संघर्ष की स्थिति, हो सकता है सचिन पायलट पहली बार सांसद या विधायक जब बने हो तो पिता की वजह से बने, पिता की वजह से टिकट मिला, लेकिन अपने आप को तपाया, जलाया। और वो भी उनका तपाना जलाना इसलिए क्योंकि उनकी अपनी कोई पार्टी नहीं है, वो एक पार्टी के एक हिस्सा है। और वहाँ पर अगर आपने श्रम किया, लगाया, निकले तो वो। लेकिन राजनीति जो होती है वो गणनाओं का खेल होती है। राजनीति सिर्फ जो है वो चेहरों का खेल होती है। राजनीति जो है वो कौन आगे किसको ले जा सकता है। बहुत सारे लोग होंगे, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस को जिंदा रहना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से रहना चाहिए, बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको रहना ही चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी है, 12 करोड़ वोट पिछली बार थे उसके पास में लोकसभा में, उसको रहना चाहिए। लेकिन अब उसको लेकर के अगर मान लीजिए उस पार्टी में कोई एक तीसरा, चौथा, पांचवा प्रमुख बना दिया जाएगा, ये लोग तर्क देते हैं, तो फिर दिक्कत ये होगी कि वो क्या संभव है कि सबको यहाँ इतने अच्छे लोगों को, अपने पार्टी लोगों को एक साथ बैठा पाए। तो यानी आम उसमें भी आदमी गड़बड़ी को शंका की दृष्टि से देखा जाएगा। हाँ, हमेशा। वो नहीं, ये उसमें- लेकिन यहाँ पर एक बात और चली थी शुरुआत में कि दूसरे क्षेत्रों में भी तो परिवारवाद होता है, लेकिन वहां पर मैंने देखा, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर एक परीक्षा से गुजरना होता है व्यक्ति को, तभी वहां पर पहुंच पाता है। राजनीति में ऐसा नहीं है। राजनीति में आपको व्यवस्थाएं बनाकर दी जाती हैं, आपके लिए अनुकूल व्यवस्था की जाती है, और अनुकूलता मिलना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, आपको सिद्ध करना होता है। दूसरे क्षेत्र में, चाहे वो फिर वो फिल्म का भी क्षेत्र में मान लेता हूँ, उसमें आपको तो सिद्ध करना होगा, आपको कनेक्ट करना होगा, आपको नई नई योजनाएं लानी होंगी, आपको अपना विस्तार करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वो दूसरे नंबर पे आगे नहीं बढ़ पाते। तो राजनीति में भी ऐसे उदाहरण नजर आ रहे हैं। राजनीति में एक खेल होता है, राजनीति में आप नाकाबिल हैं तो भी बहुत हद तक आगे बढ़ जाएंगे, सस्टेन कर लेंगे, धीरे धीरे होगा, हो सकता है नंबर 1 पे। तो वहाँ राजनीति है ना, जहाँ छोटा भाई भी बड़ा बन जाता है, बड़ा भाई छोटा बन जाता है तेजी की वजह से। मैं जिसका उल्लेख कर रहा हूँ आप सब जानते हैं। तो ये अभी आप देख रहे हो, तेजस्वी यादव नंबर 1 हो जाते हैं। चलिए मूल प्रश्न पर आते हैं। मूल प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं से 25 बरस मांगे और कहा कि आप काम करें, लगन के साथ काम करें और देश को विकासशील से विकसित देश बनाएं। और उन्होंने कहा कि परिवारवाद, वंशवाद कहीं ना कहीं एक दिक्कत है, एक परेशानी है, इसको पार करना ही होगा। उसके क्या मायने थे? बहुत आपके ही प्रश्नों में एक उत्तर भी था। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग की तरफ जाता है, फादर इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, बच्चे ने 12वीं की नीट जी का एग्ज़ाम पास किया,
अच्छे नंबरों से पास किया, अच्छी जगह उसको, नो डाउट एक सर्टेन स्टेज पर उसको अपने पिता का, परिवार का कुछ लाभ प्लेसमेंट में हो सकता है, लेकिन उसने ये सारी परीक्षाएं पास की। यही बात जुडिशरी पर भी लागू होती है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, प्रेफरेंस नहीं होगा, वरीयता उनको नहीं मिली होगी, मिली होगी, लेकिन उस वरीयता तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक लंबी यात्रा अपने संघर्ष से, अपने मेहनत से तय की। राजनीति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तो इसको बदला कैसे जाए? अब सवाल यही है कि बदला कैसे जाए? नहीं, राजनीति में नहीं। अभी जैसे जिस भाई ने हमारे बातचीत की थी कोर्ट को लेकर के, कोर्ट का सिस्टम इतना, जितना हम, मैं इनसे थोड़ा नहीं, चलिए वो तो वहीं पर फंस जाएंगे, हम आगे बढ़े नहीं जी। आप वहाँ प्रूफ ना भी करें, बहुत सारे लोग एलएलबी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग एलएलएम कर लेते हैं, बहुत सारे, मतलब एलएलएम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन परीक्षाएं देनी होती है आपको जज बनने के लिए भी। लेकिन जज अगर आपका पिता है तो आपको बहुत सारी जगहों पर, मैं न जाने कितने नेता को जानता हूं जिनके लड़के अच्छे स्टैंडिंग काउंसिल में आता है, कुछ नहीं होगा तब भी वो हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ने की स्थिति जरूर हो सकती है, लेकिन जो एक ग्रुप बना लिया जाता है 3 पीढ़ियों का, 200 परिवार हैं जो पूरी, क्या सब उतनी अकल सिर्फ 200 परिवार के ही पास है कि जो ऊपर तक, बिल्कुल शिखर तक पहुंच पाए, या हाई कोर्ट तक ही पहुंच पाए, या जज बन जाए? ऐसा नहीं है। 200 परिवार नहीं, 2 लाख परिवार इस देश में होंगे जिनकी खोपड़ी इससे ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। ये बात सही। चलिए, मौका जो है युवाओं को मिला है और समय बहुत कम रह गया है, कुछ सवाल जल्दी जल्दी पूछना चाहें तो? जी, हम लोग जब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली डिनाई करते हैं तो हम फैमिली का साइकोलॉजिकल इफेक्ट एक बच्चे पे जो उसके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन का होता है, या फिर जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको अपने पेरेंट्स को देख के ऑल लाइफ मिलेगी। जैसे इंदिरा गांधी जब नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बनी है तो उनका अपना पीरियड बहुत लंबा रहा, पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस मिली, आपका पार्टी को 2 बार डिवाइड किया, लेकिन फिर भी उस लेवल पे रही कि आपको दोनों बार असली कांग्रेस बन के उभरी। तो ये हम डिनाई नहीं कर रहे कि आपके अंदर एक पॉलिटिकल कैपेबिलिटी आ जाती है, अपने पेरेंट्स को देख के आप एब्जॉर्व करते हो। देखिए, ये तभी बढ़ पाते हैं, सस्टेनेबिलिटी तभी होती है जब आपकी खुद अकल होगी, जब आपकी प्रतिभा होगी, जब आपकी सोच ऐसी होगी। इंदिरा गांधी सिर्फ इसलिए नहीं बनी कि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। ये बहुत साफ हो जाना चाहिए। जी, आखिरी टिप्पणी, समय समाप्त हो गया है। क्या हमें परिवारवाद से बाहर निकलना होगा, वंशवाद से बाहर निकलना होगा, तभी हम एक विकसित देश बन पाएंगे? भारतीय राजनीति की जो वर्तमान स्थिति है, क्षेत्रीय दलों की जो वर्तमान स्थिति है, उसको देखते हुए बड़ा दुष्कर कार्य है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान जरूर किया है, लेकिन इसका रास्ता दलों की आंतरिक व्यवस्था से निकलता है। लेकिन अगर दलों में परिवार की बेल ही फलती फूलती रहेगी तो फिर क्या इसका रास्ता युवा भी निकाल सकते हैं? वो एकत्रित हों और जज्बा ले लें कि हमें राजनीति में आकर इस राजनीति को समूल बदलना है। देखिए, वो बिल्कुल हो सकता है, वो संभव है, और संभव इसलिए है कि अगर इसी संभावना के साथ हम इसी नोट पर खत्म करेंगे कार्यक्रम को। समय समाप्त हो रहा है और संभावना पर ही ये जीवन टिका हुआ है, चलता है, आगे बढ़ता है, और हम इस संभावना के साथ आज का आवाज देश की समाप्त कर रहे हैं। अक्कू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद यहां पर मौजूद युवा शक्ति का। थैंक यू वेरी मच। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।